गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संचार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो हमारे बातचीत करने का तरीका है उसका वर्गीकरण हम करेंगे कि किस किस प्रकार से हम अपना संप्रेषण या अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में इसमें दिया है पारंपरिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? पारंपरिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, स्टार्टिंग में हम चलते हैं फर्स्ट एक मिनट। अब लेते हैं हम पेंसिल प्रैक्टिस को समझ सकते। फर्स्ट, पारंपरिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, यानी एक हमारा जो पारस्परिक यानी एक दूसरे की तरफ से बातचीत करने का जो तरीका स्टार्ट होता है, या एक तरफा या दो तरफा, यानी हम जब बोलते हैं तो वो पारस्परिक हो गया, हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। दूसरा हो गया इसमें तरीका है कि संचार का वर्गीकरण, संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। संचार के स्तर कौन कौन से होते हैं उनके आधार पर भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। फिर होता है संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो अब ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वर्गीकरण, तो ये सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? पारंपरिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो आज हमारा संचार, समूह संचार दो ही हो पाएंगे, विधि के आधार पर वर्गीकरण जो हमारा नहीं हो पाएगा। आज जो ये टॉपिक हमारा संचार का वर्गीकरण, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। फिर हम इसके अंदर भी पॉइंट और सब पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, जैसा कि एक जो सारा एक कहेंगे एक मॉडल आपके सामने है कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो फर्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एक तरफा संचार, यानी पारस्परिक क्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण है वो है एक तरफा संचार। दूसरा है दो तरफा संचार, यानी जैसे मैं इधर से बोल रही हूँ लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा, यानी फिर भी मैं अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर कुछ ऐसा ही होता है दो तरफा, यानी दूसरी तरफ से भी चलता है ये। तो यह एग्जाम्पल हम आपको अभी समझाएंगे चित्र के माध्यम से कि एक तरफा संचार क्या होता है और दो तरफा संचार क्या होता है। ठीक है, तो ये तो है पारस्परिक क्रिया, यानी हम एक दूसरे से जब बात करते हैं जिसमें दो व्यक्ति होने जरूरी होते हैं, एक तरफा और दो तरफा संचार में। फिर हम चलते हैं आगे की ओर, संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। अब संचार के स्तर जैसे अंतरावैयक्तिक संचार, फिर है अंतःवैयक्तिक संचार, फिर है समूह संचार, यानी हम एक पर्सन के अलावा हम कई पर्सन से एक साथ बात कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जनसंचार, जनसंचार का मतलब है कि हम अपने विचारों को रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, यानी बहुत सारी जनता हमारे विचारों को एक्सेप्ट करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? जनसंचार अपनाते हैं। फिर अंतरा संस्था संचार, यानी संस्था के अंदर जो हमारा बातचीत जो होती है, कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है हमारा अंतरा संचार। फिर अंतर संस्था संचार। तो ऐसे कई प्रकार के संचार के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट, शाब्दिक या मौखिक संचार। शाब्दिक या मौखिक संचार, यानी किसी भी हम अपने विचार को कैसे प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल करके हम अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। कैसे प्रकट कर रहे हैं? बोलकर हम अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा शाब्दिक संचार या मौखिक संचार। फिर है गैर शाब्दिक संचार। अब गैर शाब्दिक संचार कौन सा होता है भाई? गैर शाब्दिक संचार एक ऐसा संचार होता है जिसमें हम बोलते नहीं हैं लेकिन संकेतों के माध्यम से
समझा देते हैं। अब देखिए संकेतों के माध्यम से कैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने भाव भंगिमाओं से समझाते हैं, या फिर कहें तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ट्रैफिक रूल में क्या होता है, रेड बत्ती होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, तो उन सब का इंस्ट्रक्शंस हमें मालूम है कि कौन कौन सी हैं जो किस चीज़ को दर्शाते हैं। ग्रीन लाइट जो होती है वो कि चलते रहो, रेड का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे रुकना है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो फिर मान लीजिए येलो लाइट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आगे ट्रैफिक है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई प्रकार के सिग्नल ऐसे होते हैं, तो सिग्नल के माध्यम से जो चीज़ हमें समझाई जाती है वो हमारी गैर शाब्दिक की होती है, यानी हमें कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन संकेतों के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, एक गैर शाब्दिक संचार, यानी हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बिना बोले भी हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये गैर शाब्दिक संचार हो गया। फिर आगे हम जब चलते हैं तो फिर है एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, एक से अधिक इंद्रियां के काम में लेने के आधार पर। अब इंद्रियां क्या होती है भैया हमारी, हैं इंद्रियां यानी 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारे सेंस जो होते हैं, तो सेंस के माध्यम से भी हम कई चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इन सब के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। दो के बारे में ही हम इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, पारस्परिक क्रिया के आधार पर दो चीज़ें बताई गई है। एक तो बताया गया है पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण में एक तरफा संचार, और सेकंड है दो तरफा संचार। अब देखिए एक तरफा संचार क्या होता है और दो तरफा संचार क्या होता है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं एक तरफा संचार पे। एक तरफा संचार में ग्राही या प्राप्तकर्ता सूचना प्राप्त तो करता है, पर वह प्रेषक को प्रेषक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता है। लौटा नहीं पाता या तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, रेडियो या म्यूजिक सिस्टम पर संगीत सुनना, टेलीविज़न पर कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम देखना, वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आदि, ये क्या होता है, एक तरफा संचार के ही उदाहरण। यानी हम स्वयं जिस चीज़ को सुन रहे हैं या सामने वाले के विचारों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, या कोई व्याख्यान चल रहा है तो उसको हम सुन रहे हैं, या फिर टेलीविज़न पर हम जो न्यूज़ आ रही है या कोई सीरियल हम जो हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन से संचार के अंतर्गत आती है, एक तरफा संचार के अंतर्गत आती है। कौन से संचार के अंतर्गत आती है, एक तरफा संचार के अंतर्गत आती है। अब देखिए इसमें ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम है हमारा एक तरफा संचार का। देखिए कैसे, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अध्यापक है, तो वो क्या क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो ये सारे सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, कितने विद्यार्थी हो गए, काउंट कर लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 विद्यार्थी इसमें आपके हैं। कितने, 17 के आसपास विद्यार्थी है। तो इधर एक तरफा ही ज्ञान चल रहा है। कौन सा ज्ञान चल रहा है, एक तरफा ज्ञान चल रहा है कि जो अध्यापक है यहाँ पे अपनी सूचनाएं दे रहा है और विद्यार्थी चुपचाप सुन रहे हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा एक तरफा संचार। अब देखिए सेकंड है दो तरफा संचार। अब दो तरफा संचार क्या होता है जानते हैं। दो तरफा संचार में
संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। दूतरफा संचार में एक दूसरे से संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष एक दूसरे के मतों, विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में करते हैं। मोबाइल फोन पर बात करना, माता पिता के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करना, व्हाट्सएप चैटिंग करना आदि करना दूतरफा संचार के ही उदाहरण हैं। दूतरफा संचार को निम्न उदाहरण द्वारा और बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। दूतरफा संचार में भूख लगने पर जब कोई शिशु भूख लगने पर जब कोई शिशु रोता है तो उसकी अनुक्रिया में उसकी माँ उसका पेट भरती है। शिशु द्वारा रोकर अपनी भूख जताना शिशु द्वारा संप्रेषित संदेश होता है, जिसकी अनुक्रिया में उसे दूध या अन्य आहार दिया जाता है। इस प्रकार के संचार को दूतरफा संचार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो दूतरफा संचार के भी देख लीजिए, कैसे संदेश, सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं और फीडबैक जब यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा दूतरफा संचार। फिर है, ये तो हमारा एक कंप्लीट हो गया एक चैप्टर में, जो एक वर्गीकरण में हमने पारस्परिक संप्रेषण जो पढ़ा था उसका एक तरीका हो गया, एक तरफा दूतरफा। अब है संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, अंतरावैयक्तिक संचार, यानी अंतरवैयक्तिक संचार का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं से मन ही मन में संवाद करने से है। अंतरावैयक्तिक संचार एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मन ही मन में किसी परिस्थिति या मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का आकलन तथा विश्लेषण कर किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है जो उसके वर्तमान या भविष्य के व्यवहार और जीवन के लिए अर्थपूर्ण हो सकता है। अंतरावैयक्तिक संचार एक सतत प्रक्रिया है जो हर किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए किसी साक्षात्कार परीक्षा से पहले उसका मन ही मन पूर्वाभ्यास करना। कौन सा अभ्यास करना? पूर्वाभ्यास करना। पूर्वाभ्यास करना। फिर है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मन ही मन विभिन्न मुद्दों पर विचार करना अंतरावैयक्तिक संचार है। देखिए मन में जो विचार चल रहे हैं यहाँ पे देखते हैं हम। फर्स्ट में देखिए, खेलने जाऊंगा तो माता पिता को क्या कहूँगा। सेकंड, कहीं कम अंक आए तो क्या जवाब दूंगा। फिर और कौन सा विचार आता है मन में, देखिए कल सहेली के जन्मदिन पर क्या पहनूं, या फिर कहें जन्मदिन पर उसे क्या उपहार में दूं, और फिर कहें उपहार के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं। तो ये सारे जो मन में हमारे जो द्वंद्व चलता रहता है, कई भी प्रकार के जो विचार आते रहते हैं, कल्पनाएं जो आती रहती हैं, वो सारी हमारी अंतरवैयक्तिक संचार होता है, अंतरावैयक्तिक संचार होता है। और फिर है, कल परीक्षा है, आज खेलने जाऊं या नहीं जाऊं। तो ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं। फिर है हमारा अंतःवैयक्तिक संचार। कौन सा संचार? अंतःवैयक्तिक संचार। देखिए अंतःवैयक्तिक संचार का तात्पर्य दो या उससे अधिक लोगों के बीच
आमने सामने की स्थिति में विचारों और मतों की साझेदारी से है। अंतः वैयक्तिक संचार औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्थितियों में संपन्न हो सकता है। इस प्रकार के संचार के लिए संचार के विभिन्न साधनों जैसे कि शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगिमाएं, लिखित पाठ एवं शब्द और ध्वनि जैसे मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब है अंतर्वैयक्तिक जो संचार था उसी में देखते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ाई लिखाई संबंधी समस्याओं के बारे में अपने किसी मित्र से बातचीत करना या फिर किसी संवाद कार्यक्रम में भाग लेना जिसमें किसी मुद्दे के संबंध में चर्चा की जाती है। तो अब इसमें एक पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पे आपके सामने कि आप मान लीजिए किसी भी समय कोई भी समस्या आपके सामने है, कोई भी मुद्दा है, तो आप अपनी समस्या लेके सामने किसी भी पर्सन के पास जाते हैं और वहाँ जाके आप अपनी समस्या के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो आपका अंतर्वैयक्तिक संचार हुआ। अब है अंतर्वैयक्तिक संचार निम्न कारणों से सर्वाधिक प्रभावी और आदर्श माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है, आदर्श क्यों माना जाता है? देखिए, इस प्रकार के संचार में ग्राही और संचारक के बीच हमेशा निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है, जिसके कारण ग्राही को किसी प्रस्तावित विचार या मत को स्वीकार करने के लिए मनाने या प्रेरित करने या फिर राजी करने में आसानी होती है। इस प्रकार के संचार में प्रस्तावित विचार या मत के प्रति ग्राही की प्रत्यक्ष तथा तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करना आसान होता है। सेकंड है इसमें थर्ड, समूह संचार। कौन सा संचार? समूह संचार, यानी ग्रुप में हम किसी से भी डिस्कशन करते हैं। ये देखिए एक जो पिक्चर आपके सामने दी हुई है, ये हो गया हमारा समूह संचार। कि समूह संचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी सबसे आपस में चर्चा करना, या फिर कहें तो जो वाद विवाद जैसा कुछ होता है, या हम अपनी बातों को किस प्रकार से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक से अधिक। समूह संचार भी अंतःवैयक्तिक संचार की भांति प्रत्यक्ष और वैयक्तिक प्रकार का ही संचार है। फर्क केवल इतना है कि समूह संचार प्रक्रिया में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। समूह संचार उसमें भाग ले रहे लोगों के बीच परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह समूह के प्रत्येक सदस्य को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है, जिससे व्यक्ति को अपने प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिलती है तथा समूह में उसका स्थान सुदृढ़ होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के सदस्यों द्वारा आपसी सहमति तथा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया समूह संचार का ही उदाहरण है। फिर है जनसंचार। किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता से, यांत्रिक युक्ति हमारी जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये न्यूज़पेपर है, कोई आर्टिकल्स बुक है, या फिर कहें हम रेडियो है, टेलीविज़न है, तो ये जनसंचार के माध्यम है, मास कम्युनिकेशन। किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता से संदेशों को बहुगुणित करके उन्हें अधिक से अधिक किसी भी मुद्दे या समस्या से संबंधित मतों, विचारों और नव प्रवर्तनों या नए विचारों को समाज के हर स्तर तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार और पत्रिकाएं इत्यादि जनसंचार के कुछ प्रसिद्ध तथा प्रचलित साधन हैं और माध्यम हैं। तो ऐसे कई प्रकार के साधन हमारे सामने, तो एक होता है हमारा अंतरा संस्था संचार, उसके बाद और भी आएंगे, अब उनको हम
अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।